नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये एक प्रैक्टिस सेट है, कोई स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीनों कार्य फटाफट कर लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, हरा ग्रह किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है। पृथ्वी को, वरुण को, अरुण को या फिर शुक्र को। बताइए पहले का आंसर क्या होगा। हरा ग्रह के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा वरुण को। याद रखिएगा, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। याद रखिएगा, फिर से दोहरा देता हूं, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है और सबसे जो चमकीला ग्रह होता है वो शुक्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर हरा ग्रह के बारे में पूछा गया था तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वरुण होगा। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कटक में है, देहरादून में है, धनबाद में है या फिर शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न यूपीटेट सुपरटेट में पूछे जाते हैं तो आपका राइट आंसर होगा शिमला। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है यह शिमला में स्थित है। बाकी हम कटक, देहरादून और धनबाद की बात करें तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये कटक में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। साथ में आपसे पूछे कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये धनबाद में स्थित है। तो आप इन सभी अनुसंधानों को याद कर लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर को कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। वो कौन सा महासागर जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी। याद रखिएगा, पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। यहां पर देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया है। अन्नाईमुदी है, दोदा बेटा है, नीलगिरी है या फिर कार्डमम है। यहां पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा अन्नाईमुदी। याद रखिएगा, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी वो अन्नाईमुदी होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी। यहाँ पर देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा गया है, कौन सी होगी। यांगसी, नील, वोल्गा या फिर मिसिसिपी। यहाँ पर मिसिसिपी। यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा गया है। ये आपको कमेंट्स के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में लिख लेना है। जब 30 प्रश्न हो जाए कंप्लीट तब आपको कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वोल्फा होगा। वोल्फा यूरोप की सबसे लंबी नदी होगी। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, ये चारों विकल्पों में ही आंसर छुपा हुआ है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी नील, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। विश्व की सबसे लंबी नदी या फिर अफ्रीका की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछे तो वो कौन सी होगी, नील नदी होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी, यहाँ पर देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, वोल्गा होगी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, यांगसी होगी। साथ में आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो वो मिसिसिपी होगी। याद रखिएगा, चारों नदियों के बारे में जानना आपका बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी होगी, अफ्रीका की सबसे लंबी या फिर विश्व की सबसे लंबी नदी नील होगी और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी होगी। और यूरोप की सबसे लंबी के बारे में आपको बता चुका हूं कि सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, ओल्गा होगी। चलिए, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, 22 मई को, 22 अप्रैल को या फिर
5 जून को विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। और हम यदि बात करें कि 5 जून को सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व जल 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व जल दिवस के बारे में पूछा गया था, तो 22 मार्च आपका राइट आंसर होगा। अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहलाते हैं? यहाँ पर देखिए, अंडे देने वाला जो प्राणी है वो क्या कहलाते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं? अंडज प्राणी कहते हैं, जरायुज प्राणी कहते हैं, राइजोम प्राणी कहते हैं या फिर समजात प्राणी कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। अंडे देने वाले प्राणी को अंडज प्राणी कहते हैं। अंडे से अंडज याद कर लेना, आपका राइट आंसर कभी गलत नहीं होगा। अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अंडज प्राणी कहते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 8वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में पूछा गया है कि ये कब मनाया जाता है? 12 मई को, 1 जुलाई को, 7 अप्रैल को या फिर 4 फरवरी को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपका सही आंसर होगा 7 अप्रैल। याद रखिएगा, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 जुलाई की हम बात करें तो 1 जुलाई को विश्व चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 1 जुलाई को विश्व चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। बात करें हम यहाँ पर 4 फरवरी की, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 12 मई की बात करें तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा चारों दिवस के बारे में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? हम जब चावल को धोते हैं तो तब कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है पूछा गया है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन ई। आपका राइट आंसर होगा विटामिन बी। याद रखिएगा, विटामिन B1 कह लीजिए या फिर विटामिन बी कह लीजिए, ये चावल को धोने पर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रश्न में पूछा गया है कि जो मनुष्य का आमाशय होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। साथ में आपको पता होना चाहिए यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल के बारे में। यूरिक अम्ल की हम बात करें तो यूरिक से यूरिन आपको याद रखना है, यूरिन में या फिर मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की हम बात करें तो ये फलों में, शराब में और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की हम बात करें तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न में यदि पूछा जाए कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यूरिन या फिर मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो उसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। यदि पूछे कि फलों में, शराब में, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। ओजोन संरक्षण हेतु इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओजोन संरक्षण हेतु इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल, यूनियन प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया। कब चलाया गया इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये 1987 को चलाया गया। इस दिन चलाया गया था, ना कि प्रभावी हुआ था। प्रभावी कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो ये 2 साल बाद हुआ था, यानी कि 1989 में ये प्रभावी हुआ था। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है ओजोन संरक्षण से कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया। कब चलाया गया? 1987 को। और प्रभावी ये हुआ था 1989 को। चलिए
प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। यहाँ पर देखिए दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि कौन सा रंग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग में, नीले रंग में, काले रंग में या फिर लाल रंग में। यहाँ पर सर्वाधिक दर प्रकाश संश्लेषण की कब होती है, किस रंग में होती है, ये पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक लाल रंग में होता है। यहाँ पर सबसे कम पूछा जाता तो आपका राइट आंसर क्या होता, बैंगनी रंग। प्रकाश संश्लेषण की जो दर सबसे कम होती है वो बैंगनी रंग में होती है और सर्वाधिक या फिर सबसे ज़्यादा किस में होती है, लाल रंग में होती है। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है यह पूछा गया है, तो लाल रंग आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पर देखिए वो कौन सा देश है जिसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है, म्यांमार, जापान, फिनलैंड या फिर लाओस। तो यहाँ पर हजारों झीलों का जो देश है वो फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। यदि नदियों का देश पूछे कि नदियों का देश किसे कहा जाता है तो वो बांग्लादेश को कहा जाता है, और नहरों का देश किसे कहा जाता है तो वो पाकिस्तान को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। यहाँ पर आलू का खाने योग्य भाग पूछा गया है, या फिर आलू क्या है, जड़ है, पत्ती है, तना है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा तना। याद रखिएगा आलू का जो खाने योग्य भाग होगा वो तना होगा। जैसे कि आलू हुआ, अदरक हुआ, प्याज, लहसुन, हल्दी, अरबी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तना के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, अमीनो अम्ल में या फिर ग्लाइकोजन में। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। वो कौन सी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। चावल है, नारियल है, गेहूं है या फिर कॉफ़ी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गेहूं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि रबी की फसल कौन सी है, तो रबी की फसल कौन सी होगी, गेहूं होगी। जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है, जिसमें गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों ये सभी रबी के अंतर्गत आती है, रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। और खरीफ की हम बात करें, खरीफ की फसल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन ये सभी खरीफ की फसलें हैं। और गेहूं किसके अंतर्गत आती है, यह रबी फसल के अंतर्गत आती है, जो कि अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। रेशम पालन क्या कहलाता है। जो रेशम पालन है ये क्या कहलाता है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर हार्टिकल्चर। रेशम पालन के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। याद रखिएगा जो रेशम पालन है ये सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर, पीसीकल्चर और हार्टिकल्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो मधुमक्खी पालन होता है वो एपीकल्चर कहलाता है, रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है, मछली पालन पीसीकल्चर कहलाता है और बागबानी उत्पादन ये हार्टिकल्चर कहलाता है। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको हमेशा ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। यहाँ पर देखिए स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, क्योंकि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन थे उनके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है पूछा क्या गया है। स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, सच्चिदानंद सिंह सिन्हा हैं या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दूसरी बैठक थी और कब बैठक ली गई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को ये बैठक थी, जिसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उससे पहले एक और बैठक की गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और वहाँ बैठक 9 दिसंबर 1946 को ली गई थी। याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे और स्थायी सदस्य के बारे में पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए।
तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है या फिर महाराष्ट्र में है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर आपका होगा कर्नाटक। तितलियों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उस उद्यान का नाम है बन्नरघट्टा। क्या नाम है उस उद्यान का? बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है तितलियों के लिए, जो कि कर्नाटक में है, और ये भारत में पहला तितली उद्यान है। कौन सा? बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत में पहला तितली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो होगा आपका बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? वो कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विटामिन डी। याद रखिएगा, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए विटामिन से संबंधित प्रश्न आया है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी से कौन सा होता है और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर विटामिन सी से कौन सा रोग होगा? तो स्कर्वी रोग होगा। विटामिन बी से बेरी रोग होगा। विटामिन ए से रतौंधी रोग होगा। यहाँ पर विटामिन डी से आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। क्यूज के तौर पर यह प्रश्न दिया जा रहा है कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। जैसे सी से स्कर्वी रोग होता है, बी से बेरी रोग होता है और विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, वैसे ही विटामिन डी से कौन सा रोग होगा ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। चलिए, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या फिर ग्रेफिन? प्रश्न में पूछा गया है प्राकृतिक रबड़ को मजबूत तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा उसमें सल्फर मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को मजबूत तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? यहाँ पर देखिए प्याज और लहसुन में जो गंध होती है उसके बारे में पूछा गया है कि वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर सल्फर? तो ये होता है सल्फर। याद रखिएगा, प्याज लहसुन में जो गंध होती है ये सल्फर तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर सल्फर आपका राइट आंसर होगा। जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद कराता है? जो जीभ होती है इसमें वो कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद कराता है? मध्य भाग है, अग्र भाग है, पश्च भाग है या फिर पार्श्व भाग है? तो जीभ का वो कौन सा भाग है जिसमें हम मीठे स्वाद का अनुभव करते हैं? तो वहाँ भाग है अग्रभाग। जो अग्रभाग होता है इसमें हम मीठे स्वाद का अनुभव करते हैं, हमें मीठा स्वाद लगता है। जो कड़वा भाग होता है, जो कड़वा स्वाद होता है वो हमेशा पश्च भाग में होता है। जो पिछला भाग होता है इसमें कड़वा स्वाद हमें लगता है, और जो हमें खट्टापन होता है, जो खट्टेपन का स्वाद होता है, और जो साइड वाला भाग होता है, ये वाला जो साइड वाला भाग होता है इसमें हमें खट्टेपन का स्वाद होता है। तो इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर मीठे स्वाद के बारे में पूछा गया था तो वो अग्रभाग होगा, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पेनिसिलिन और ईस्ट किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं कि पेनिसिलिन किसके अंतर्गत आता है या फिर ईस्ट किसके अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों के आंसर एक ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को एक ही प्रश्न बनाकर लिख दिया है कि पेनिसिलिन और ईस्ट किसके अंतर्गत आता है? शैवाल के, नग्नबीजी के, फफूंद के या फिर जड़ के? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा फफूंद, जिसे हम कवक भी कहते हैं। कवक, यदि कवक आ जाए विकल्प में तो आप कवक लगाकर आ सकते हैं। फफूंद को ही हम कवक कहते हैं। पेनिसिलिन और ईस्ट ये फफूंद या फिर कवक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 दिसंबर को या फिर 12 नवंबर को? विश्व मानवाधिकार दिवस पूछा गया है, ये किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करें तो इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 9 फरवरी की बात करें तो इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 12 नवंबर की हम बात करें तो इस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को या फिर दादा भाई नौरोजी को? यहाँ पर आधुनिक भारत का जनक के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका
सही होगा। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? 1931 को, 1872 को, 1951 को या फिर 1921 को? यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जनगणना होती है वो हमेशा कितने वर्ष में होती है? हर 10 वर्ष में जनगणना होती, जिसमें जनसंख्या का पता लगाना होता है कितनी है, कमी हुई जनसंख्या में या फिर वृद्धि हुई, ये जनगणना होती है हर 10 वर्ष में। तो यहाँ पर एक वर्ष ऐसा भी था या फिर कह सकते हैं कि एक दशक ऐसा भी था जिसमें जनसंख्या में कमी आई थी। क्या हुई थी? हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है हर 10 वर्ष में, लेकिन एक जो दशक है वो ऐसा भी था जिसमें कमी आई थी, और उसी कमी को क्या कहते हैं? महाविभाजक वर्ष। यानी कह सकते हैं कि वहाँ वर्ष कौन सा है, वहाँ दशक कौन सा है जिसमें जनसंख्या में कमी आई थी, तो वहाँ वर्ष होगा आपका 1921। और दशक की हम बात करें तो 1911 से लगाकर 1921, ये दशक में जब जनगणना हुई थी तो पता चला कि इस जनगणना में जो जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक में आई थी, कमी हुई थी। कितनी हुई थी? लगभग 77 लाख हुई थी। और हम यहाँ पर प्रतिशत की बात करें तो -0.31%। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपको ध्यान देना है कि जनसंख्या का जो महाविभाजक वर्ष है वो किसे कहा जाता है, तो वो 1921 को कहा जाता है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। टाइफून के नाम से चक्रवात को किस देश में जाना जाता है? अमेरिका में, वेस्ट इंडीज तट पर, ऑस्ट्रेलिया में या फिर चीन में? यहाँ पर टाइफून के नाम से जो चक्रवात है उसे किस देश में जाना जाता है पूछा गया है, तो वह है चीन। यहाँ पर चीन के साथ साथ जापान और फिलीपींस, चीन के साथ में आपको जापान देखने को मिले, फिलीपींस देखने को मिले, इन तीनों देश में टाइफून के नाम से चक्रवात जाना जाता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? यहाँ पर जोड़ी में पूछा गया है कि कितनी जोड़ी पसलियां होती है मानव शरीर में? 10 जोड़ी, 14 जोड़ी, 8 जोड़ी या फिर 12 जोड़ी? तो याद रखिएगा, जोड़ी में पूछा जाए तो 12 जोड़ी, और पसलियां यूँ पूछा जाए कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं तो वो 24 होती। 12 बाईं ओर होती हैं और 12 दाईं ओर होती हैं। तो टोटल कितनी होती हैं? 24 होती है। और जोड़ों में कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? यहाँ पर नृत्य दिए गए हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ पर होता है। लोक नृत्य, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, ओडिशा, ओडिसी, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, कथकली, कर्नाटक। तो यहाँ पर जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु में होता है, बिल्कुल सही है। ओडिशा, ओडिसी का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली, जो कथकली है ये कर्नाटक का लोक नृत्य नहीं है। जो कथकली है ये किसका लोक नृत्य है? केरल का है। और कर्नाटक का जो लोक नृत्य होगा वो यक्षगान होगा, जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कथकली कर्नाटक का लोक नृत्य नहीं है, ये केरल का है। और कर्नाटक का कौन सा है? यक्षगान है। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। आज के 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अभी तक वीडियो को आपको लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फटाफट से ये तीनों कार्य कर लेना है यदि अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो। तो जल्दी दोस्तों एक नए टेस्ट में, नए प्रैक्टिस सेट में, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।